हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में है जो कि जैव प्रक्रम का लेक्चर नंबर 7 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम का उत्सर्जन वाला भाग। अभी उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र को। मानव उत्सर्जन तंत्र को। मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग होते हैं। पहला क्या है? वृक्क, जिसको हम किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी। और दूसरा आ जाता है मूत्र वाहिनी, जिसको हम कहते हैं यूरेटर। और तीसरा आता है मूत्राशय, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और चौथा आ जाता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ये क्या है? ये मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भाग। कौन कौन से? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अब इसकी संरचना कैसी होती है? ये रही। क्या है? वृक्क है। बनाते हैं। ये रहा। ये क्या है? वृक्क है। अब यहाँ से ऐसे कौन आता है? मूत्रवाहिनी। उसके बाद यहाँ से ऐसी संरचना आ जाती है। ये क्या है? मूत्राशय। और ये है मूत्र मार्ग। ये क्या है? वृक्क। वृक्क कैसा होता है? ये सेम के बीच के आकार का होता है। और ये है मूत्र वाहिनी। ये क्या है? ये है मूत्राशय। और ये रहा मूत्र मार्ग। अब किडनी में क्या होता है? किडनी में रुधिर छन्ने के लिए आता है। रुधिर से हमने देखा था, रुधिर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों से निकल जाती है। लेकिन जो और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया,
यूरिया या यूरिक अम्ल। यूरिया या यूरिक अम्ल कहाँ पर अलग होती है? वृक्क में, वृक्क में रुधिर से, रुधिर से अलग होती हैं। अब मूत्र यानी कि यूरिन, यूरिन का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। अब जब यहाँ से यूरिन का निर्माण हुआ तो वो क्या हुआ? मूत्र वाहिनी से आता हुआ कहाँ पे एकत्रित होगा? मूत्राशय में। मूत्राशय में एकत्रित होगा, उसके बाद मूत्र मार्ग से निकल जाएगा। अब ये यूरिन कहाँ बनता है? वृक्क में बनता है। लेकिन वृक्क में, वृक्क के अंदर भी एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसमें यूरिन बनता है। वृक्क के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। वृक्क के, वृक्क के अंदर क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या है? ये है वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। वृक्क की क्रियात्मक, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, नात्मक इकाई। अब नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि वृक्क बना एक किससे है? नेफ्रॉन से बनता है। और यूरिन कहाँ बनता है? नेफ्रॉन में बनता है। अब हम देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना। तो आइए देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना को। नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है? पहले तो नेफ्रॉन में ऐसे क्या आती है? कप के आकार की से संरचना होती है। क्या? कप के आकार की संरचना। इसे क्या कहते हैं? बोमेन, बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। और यहाँ पे ये ऐसे रुधिर वाहिनी आती है, एक गुच्छा बना लेती है। इसे क्या कहते हैं? केशिका गुच्छ। और बोमेन संपुट को और कोशिका गुच्छ को ऐसे सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसे मेलपिगियन, मेलपिगियन कोश कहते हैं। अब क्या होता है? अभी कप किस आकार की संरचना से ऐसे क्या आती है? नली, टेढ़ी मेढ़ी। ये क्या है? ये है समीपस्थ, समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद ये इस तरह से ऐसे आती है सीधी। ये क्या है? ये है अवरोही भुजा, अवरोही भुजा। अब यहाँ से ये थोड़े से ऐसे मोटी हो जाती है।
अब ये जो यू के आकार की संरचना क्या बनी है, जो यू के आकार की ऐसी संरचना बनी है, ये क्या है, हेनले लूप है, हेनले लूप। फिर ये आगे थोड़ी सी पतली होकर और बढ़ेगी, ये क्या है, ये है आरोही आरोही भुजा। ठीक, अब ये आगे जाकर ऐसे फिर से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, अब ये कहाँ पर खुलेगी, तो संग्राहक नलिका में। ये क्या है, ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या है, संग्राहक संग्राहक नलिका। क्या है, संग्राहक नलिका। इस तरह यहाँ से और नलिकाएं निकली होती हैं। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, समीपस्थ कुंडलित नलिका को हम शॉर्ट में कहते हैं पीसीटी, और दूरस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्ट में कहते हैं डीसीटी। ठीक, अब ये आप अवरोही भुजा और आरोही भुजा कैसे याद करेंगे। अवरोही भुजा क्या होती है, यानी कि अवरोही भुजा क्या होती है, घटते क्रम होती है, मतलब कि ऊपर से ये नीचे जा रही है, तो इस तरह से इसको याद रखें। और अवरोही भुजा क्या होती है, बढ़ते क्रम, यानी कि नीचे से ऊपर जा रही है, इसको इस तरह से याद रखेंगे। ठीक, अब क्या होता है, जो यहाँ से, ये क्या है, ये वाहिनियां है, नलिकाएं हैं, ये क्या आती, यहाँ से फिर ये केशिकागुच्छ से फिर निकलती हैं, ऐसे यहाँ पे ये उलझी हुई होती हैं, ऐसे। इस तरह से, या क्या होती हैं, इस तरह यहाँ पे उलझी होती हैं। अब क्या होगा, जब रुधिर क्या आएगा यहाँ पे छनने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, रुधिर छन जाएगा। ठीक, उसके बाद रुधिर छनकर कहाँ पे आएगा, यहाँ बोमेन संपुट में आ जाएगा। फिर जो छनन पदार्थ होता है उसमें जब छनता है तो क्या, उसमें कुछ और जो कुछ आवश्यक अपशिष्ट पदार्थ के साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, लवण हुआ, जल हुआ। तो ये क्या, ग्लूकोज लवण जल जो बच जाते हैं इसमें, ये क्या, जो हेनरी लूप द्वारा क्या हो जाता है, उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। फिर क्या, हेनरी लूप में जब पुनः अवशोषण हो जाता है, उसके बाद क्या, जो और अपशिष्ट पदार्थ छन्ने को रह जाते हैं, वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका से निकल जाती है। फिर वो कहाँ पर आ जाती हैं, सारे अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पे आ जाते हैं, संग्राहक नलिका में। इस तरह से क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है। अब ये संग्राहक नलिका कहाँ पर जाके खुलती है, वृक्क में खुलती है। वृक्क से फिर क्या आती है, मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में, फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा निकाल दी जाती है। नेफ्रॉन को हम, ये याद कर लीजिए, नेफ्रॉन को वृक्काणु भी कहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, वृक्काणु। नेफ्रॉन को क्या, वृक्काणु भी कहते हैं। और नेफ्रॉन की कितनी संख्या होती है वृक्क में, तो ये इसकी 10 लाख नेफ्रॉन जो है, 10 लाख नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, वृक्क में। वृक्क में
क्या पाया जाता है? 10 लाख नेफ्रॉन विट्रम पाया जाता है। अब हम देखेंगे मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को। तो आइए देखते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। मूत्र निर्माण के 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या आता है? परानिस्यंदन। परानिस्यंदन। परानिस्यंदन में क्या होता है? जो रुधिर वो छन कर कहाँ पे आ जाता है? भूमि संपुट में। रुधिर छन कर कहाँ पे आता है? वोमेन। रुधिर छन कर वोमेन संपुट में आता है। ये क्रिया क्या कहलाई? परानिस्यंदन। परानिस्यंदन क्या है? परानिस्यंदन में जो रुधिर है वो छनकर कहाँ पर आता है? वो में संपुट में आ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण में क्या होता है? जब परानिस्यंदन के दौरान परानिस्यंदन के दौरान जो छनन पदार्थ परानिस्यंदन के दौरान जो छनन पदार्थ होते हैं उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं जिनका हेनले लूप में क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण हो जाता है। पुनः अवशोषण में क्या होता है? परानिस्यंदन के दौरान जो छनन पदार्थ होते हैं उसमें कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं जिनका हेनले रूप में पुनः अवशोषण हो जाता है। अब क्या होता है? तीसरा आता है वाहिकीय श्रावण। वाहिकीय श्रावण में क्या होता है? जो जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ अभी भी छनने को रह जाते हैं वो क्या समीपस्थ
में क्या होता है, समीपस्थ और कुंडलित, सॉरी, समीपस्थ और दूरस्थ, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका से बचे बचे अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ का अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, क्या, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। अब क्या होता है, जो बचे कुचे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या, समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिका से बचे अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। अब ये सारे जो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, फिर संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका से क्या, वो मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और ये जान लीजिए कि एक दिन में जो माना है वो 1 से 2 लीटर 1 से 2 लीटर यूरिन का त्याग करता है। क्या, मानो एक दिन में क्या 1 से 2 लीटर यूरिन का त्याग करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पादपों में उत्सर्जन। तो अब हम आ गए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका जो है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, एक तो पादप क्या करती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, जल का जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या करती है पादप, जो अतिरिक्त जल का अतिरिक्त जल का निष्कासन करती है। क्या करती है, अतिरिक्त जल का निष्कासन करती है। किस क्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निकालते हैं, तो रेजिन और गोंद के रूप में रेजिन और गोंद के रूप में निकालती हैं। क्या करती है पादप, अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निकालती है, रेजिन और गोंद के रूप में निकालती है। तो अब ये हमारा टॉपिक भी खत्म हुआ और हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। ये क्या था, पादप में उत्सर्जन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। जैव प्रकरण वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम कल एक नई क्लास में मिलेंगे जिसमें हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे नियंत्रण एवं संघ, जो चैप्टर का नाम है। ठीक, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।